मैं उपेंद्र कुमार। आज का साइंस सीरीज में मेरा टॉपिक है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे जब माध्यम में कण तरंग संचरण के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तरंग संचरण के क्रम में माध्यम के कण का मध्यमान स्थिति से ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन को श्रृंग तथा नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन को गर्त कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस तथा द्रव के सतह पर ही उत्पन्न की जा सकती है, द्रव के अंदर या गैस में नहीं, जैसे जल तरंगे और भूकंपीय यस तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंग जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तरंग संचरण के क्रम में जब माध्यम के कण अधिकतम नज़दीक होते हैं तो उससे संपीड़न तथा जब अधिकतम दूर पर होते हैं तो उसे विरलन कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों ही माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, जैसे ध्वनि तरंगे, भूकंपीय पी तरंगे। थैंक यू। विज्ञान ज्ञान श्रृंखला में पश्चिम चंपारण से मैं पूनम देवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ तथा आज मैं प्रतिध्वनि संबंधित कुछ तथ्यों को कहना चाहती हूँ। ध्वनि के परावर्तन के कारण मूल ध्वनि के कुछ क्षणों के बाद सुनाई देने वाली उसकी प्रतिलिपि को ही प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए। यह दूरी वायु के ताप के साथ बदल जाएगी क्योंकि ताप के साथ ध्वनि की चाल में परिवर्तन हो जाता है। प्रतिध्वनि द्वारा समुद्र की गहराई, वायुयान की ऊंचाई, सुदूर स्थित पहाड़ की दूरी आदि माप सकते हैं। सोनार नामक यंत्र भी इसी गुण पर आधारित है। चमगादड़ गहन अंधकार में भोजन की खोज तथा उड़ान के लिए पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करते हैं तथा परावर्तन के पश्चात इनका संसूचन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अशोक कुमार बर्नवाल सामान्य ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। ध्वनि की चाल हम जानते हैं कि ध्वनि तरंगों के संचार हेतु माध्यम आवश्यक होती है, किंतु विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है, जो मुख्यतः माध्यम की प्रस्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। एक माध्यम से दूसरे में जाने पर ध्वनि की चाल में परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन के कारण आता है। ध्वनि की आवृत्ति वही रहती है, अर्थात किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को एक मेक संख्या कहते हैं। यदि किसी पिंड की चाल एक मेक संख्या से अधिक हो तो इसे पाराध्वनिक चाल तथा पिंड की चाल 5 मेक संख्या से अधिक हो तो इसे अधिपराध्वनिक चाल कहते हैं। जब कोई पिंड वायु में एक मेक संख्या से तेजी से गति करता है तो वह अपने पीछे वायु में शंक्वाकार विक्षोभ पैदा करता जाता है। इस प्रकार विक्षोभ को प्रघाती तरंग कहते हैं। प्रघाती तरंगों में अत्यधिक ऊर्जा संचित होती है। धन्यवाद। मैं प्रीति कुमारी, गया बिहार से। समान विज्ञान की श्रृंखला में मैं आज गामा किरणें तथा एक्स किरणें के बारे में बताने जा रही हूँ। गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य लगभग 10⁻⁻16 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर के बीच होता है। उच्च आवृत्ति का यह एक विकिरण नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पन्न होता है। चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में गामा किरणें का उपयोग किया जाता है। एक्स किरणें, इसका तरंगदैर्घ्य 10⁻13 मीटर से 10⁻8 मीटर तक होता है। इसका उपयोग चिकित्सकीय अधिक है। इन्हें नैदानिक साधन और उपचार दोनों में प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणें सजीव ऊतकों तथा जीवों को हानि पहुंचाती है, अतः इनका अनावश्यक या अधिक एक्सपोजर से बचना चाहिए। एक्स किरणों के उत्पादन की समान विधि है किसी धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनिक बौछार करना। धन्यवाद। मैं अंकुर कुमार, पटना बिहार से। आज का टॉपिक हमारा साइंस फिजिक्स है। भूकंपीय तरंग। भूकंप के कारण पृथ्वी के तहों में संचारित होने वाली तरंगों को भूकंपीय तरंग कहते हैं। तरंग किसी माध्यम या
निर्वात में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण करने वाला डिस्टर्बेंस तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव एवं गैस से संचरण कर सकती है। गामा किरणें, इनकी तरंग दैर्ध्य लगभग 10 का पावर -6 से 10 का पावर -10 एम होता है। गामा किरणें चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में उपयोगी है। एक्स-रे, यह चिकित्सीय उपयोगिता अधिक है तथा एक्स किरणें सजीव ऊतकों तथा जीवों को हानि पहुंचा सकती है। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य। हार्ट्ज में क्या नापा जाता है? आवृत्ति एंगस्ट्रॉम इकाई तरंग दैर्ध्य। धन्यवाद। मैं प्रीति कुमारी विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बोलने जा रही हूँ। वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा जो निर्वात में भी संचरण कर सकती है, उसे विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहलाती हैं। इन्हें गैर यांत्रिक तरंग के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे इत्यादि। मैं शिवा कुमार औरंगाबाद बिहार से समान विज्ञान के श्रृंखला में आज का मेरा टॉपिक है परावैंगनी किरणें। इनमें लगभग 6×10⁻10 एम यानी 0.6 नैनोमीटर से 4×10⁻7 एम यानी 400 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य परास की तरंगें सम्मिलित रहती है। परावैंगनी यूवी अल्ट्रावेव विकिरण विशिष्ट लैंपों एवं बहुत गर्म पिंडों से उत्पन्न होते हैं। परावैंगनी विकिरण को उसके तरंगदैर्ध्य के आधार पर 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में यूवी लैंपों का उपयोग करते हैं। अत्यंत छोटे तरंगदैर्ध्य के कारण अल्ट्रावेव किरणें को अति परिशुद्ध अनुप्रयोगों जैसे लासिक, नेत्र शल्यता में उपयोग हेतु संकीर्ण किरण में फोकस किया जाता है। धन्यवाद। मैं रंगीला कुमारी विज्ञान श्रृंखला में आज मैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में बोलने जा रही हूँ। वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण है वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखों का शोर, मशीनें, जेट विमान, लाउड स्पीकर, कुछ घरेलू उपकरण इत्यादि। इस ध्वनि की तीव्रता 90 से 45 डेसिबल से लेकर 140 से 150 डेसिबल के मध्य हो सकती है। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता वाली हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसी नगर के लिए निर्धारित किया गया सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर 45 डेसिबल है। धन्यवाद। मैं पुष्पा ठाकुर, जिला गया, बिहार से इस समान विज्ञान श्रृंखला में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज मैं परावैंगनी किरणों के बारे में बताने जा रही हूँ। इनमें लगभग 6×10⁻10 मीटर से 4×10⁻7 मीटर तरंगदैर्ध्य परास की तरंगें सम्मिलित रहती है। परावैंगनी विकिरण विशिष्ट लैंपों एवं बहुत गर्मी पिंडों से उत्पन्न होते हैं। परावैंगनी विकिरण को उसके तरंगदैर्ध्य के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला UVA, दूसरा UVB और तीसरा UVC। इसके तरंगदैर्ध्य भी अलग अलग होते हैं। जल शोधक में कीटाणुओं को नष्ट करने में यूवी लैंपों का उपयोग करते हैं। धन्यवाद। मैं पूजा कुमारी, गया, बिहार से साइंस में मेरा आज का टॉपिक है तरंग क्या है। किसी माध्यम या निर्वात में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण
करने वाले विक्षेपों को तरंग कहते हैं। तरंगों द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा तथा विक्षेपों के पैटर्न की सूचना का संचारण होता है। तरंगें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग। धन्यवाद। सामान्य विज्ञान श्रृंखला में मैं प्रियंका कुमारी मधुबनी बिहार से। आज का टॉपिक है भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग भूकंप के कारण पृथ्वी की सतह में संचारित होने वाली तरंग को भूकंपीय तरंग कहते हैं। भूकंपीय तरंग तीन प्रकार के होते हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है, अतः ठोस एवं द्रव दोनों में संचारण संभव है। एस तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंग है, इसके कारण केवल ठोस में संचरण करती है और द्रव में विलुप्त हो जाती है। धन्यवाद। मैं मधुमाला कुमारी बिहार डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय से। विज्ञान श्रृंखला में विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वे तरंग जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है तथा जो निर्वात में भी संचरण कर सकती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाती है। इन्हें गैर यांत्रिक तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, एक्स तरंग इत्यादि। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। इनकी तरंग दैर्ध्य के पास 10⁻⁻14 मीटर से 10⁸8 मीटर या इससे ज्यादा होता है। तरंगों का तरंग दैर्ध्य आवृत्ति के क्रम में वर्गीकरण विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। विभिन्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आरोही तरंग दैर्ध्य क्रम के विवरण निम्नलिखित है। गामा किरणें, इनकी तरंग दैर्ध्य लगभग 10⁻⁻16 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर होता है। उच्च आवृत्ति का यह विकिरण नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पन्न होता है। चिकित्सा में कैंसर कोशिका को नष्ट करने में उपयोगी है। एक्स किरण, इनकी तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻13 मीटर से 10⁻⁻4 नैनोमीटर से लेकर 10⁻⁻8 मीटर तक होता है। इनकी चिकित्सीय उपयोगिता अधिक है। इनके न दैनिक साधन और उपचार दोनों में प्रयोग किया जाता है, किंतु एक्स किरण सजीव ऊतकों तथा जीवों की हानि पहुंचा सकती है, अतः इनके अनावश्यक या अधिक एक्सपोज से बचना चाहिए। धन्यवाद। मैं निकिता कुमारी बिहार अररिया जिला से। आज का मेरा टॉपिक है यांत्रिक तरंगें क्या है और इसके संचरण के लिए आवश्यक माध्यम गुण। वे तरंगें जिन्हें संचरण के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंग कहते हैं। उदाहरण ध्वनि तरंग, भूकंपीय तरंग, जल तरंग आदि। यांत्रिक तरंगों के संचरण का माध्यम ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। यांत्रिक तरंग का संचरण माध्यम के दो गुणों पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रत्यास्थता, माध्यम का जड़त्व। धन्यवाद। तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तरंग दो प्रकार के होते हैं। यांत्रिक तरंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तरंग के दो भेद कौन कौन से हैं? एक यांत्रिक तरंग तथा विद्युत चुम्बकीय तरंग। भूकंपीय तरंग किसे कहते हैं? भूकंप के कारण पृथ्वी के अंदर संचालित होने वाले तरंगों को भूकंपीय तरंग कहते हैं। भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। भूकंपीय तरंगे कौन कौन से होते हैं? पी तरंगे, एस तरंगे तथा एल तरंगे। तरंग चाल किसे कहते हैं? तरंग द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग चाल कहते हैं। गामा किरणें की तरंग दैर्ध्य कितना होता है? लगभग 10⁻⁻16 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक। रेडियो तरंग का उपयोग किस प्रणाली में किया जाता है? रेडियो संचार या दूरदर्शन संचार प्रणाली में। किस तरंग का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में होता है? अवरक्त तरंग। कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं किया जाता है? ध्वनि तरंग। हर्ट्ज से क्या मापा जाता है? हर्ट्ज
हर्ट्ज से आवृत्ति मापा जाता है। MRI मशीन में किसका प्रयोग होता है? MRI मशीन में चुंबकीय तरंग का प्रयोग होता है। CT स्कैन करने में किस किरण का प्रयोग होता है? CT स्कैन करने में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो तरंग रूप में संचालित होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर वायु की ध्वनि चाल कितनी होती है? 346 मीटर प्रति सेकंड। स्टील की ध्वनि चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? 5960 मीटर प्रति सेकंड। वायु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी बढ़ती है? 0.61 मीटर प्रति सेकंड। किसी नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? 45 डेसिबल। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? अवश्रव्य तरंगे। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर 60 डेसिबल होता है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमति स्तर कितना है? 45 डेसिबल। ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? ध्वनि का अधिकतम वेग धातु में होता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किनके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? माइक्रोफोन के द्वारा। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। मैं सुदर्शन कुमार, छपरा बिहार से। सामान्य विज्ञान में आज का टॉपिक है रेडियो तरंगे। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों में रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। यह 1 nm से लेकर कुछ किलोमीटर तक हो सकता है। रेडियो तरंगों की आवृत्ति कम होती है, अतः इसे किलो हर्ट्ज से मेगा हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। इस तरंग का उपयोग रेडियो संचार एवं दूरदर्शन की संचार प्रणालियों में होता है। इनका आवृत्ति 500 किलो हर्ट्ज से लगभग 1000 मेगा हर्ट्ज के बीच होता है। धन्यवाद। सामान्य विज्ञान श्रृंखला में मैं रूबी कुमारी, दरभंगा बिहार से। आज का मेरा टॉपिक है ध्वनि के अभिलक्षण, तीव्रता और प्रबलता। किसी एकांक क्षेत्र में प्रति सेकंड तल से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। वहीं प्रबलता कानों की ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। दो ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती है, फिर भी हम एक ध्वनि को दूसरे की अपेक्षा अधिक या कम प्रबल ध्वनि रूप में महसूस कर सकते हैं। प्रबलता तीव्रता पर निर्भर करता है, पर यह संबंध सीधा होता है। चूंकि ध्वनि तीव्रता एक भौतिक राशि है, अतः इसका सटीक माप संभव है। इसका एसआई मात्रक माइक्रोवाट मीटर स्क्वायर बराबर 10⁻⁻6 जूल बटे सेकेंड मीटर स्क्वायर है तथा सामान्य प्रयोग का मात्रक बेल है। बेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि तरंग के आयाम के वर्ग अनुक्रमानुपाती आवृत्ति के वर्ग के माध्यम के ध्वनित्व में के अनुक्रमानुपाती होती है। उदाहरण स्वरूप लंबी बांसुरी में बड़े तरंग दैर्ध्य व निम्न आवृत्ति तथा छोटी बांसुरी में छोटे तरंग दैर्ध्य व उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। धन्यवाद। बिहार विज्ञान श्रृंखला में मैं किरण कुमारी। ध्वनि तरंगे यात्रित अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। यांत्रिक होने के कारण इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चूँकि ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, अतः ये सभी माध्यमों ठोस, द्रव एवं गैस में संचरण कर सकती है। निर्वात में ध्वनि तरंग संचरण नहीं हो पाता क्योंकि माध्यम अनुपस्थिति होता है, अर्थात वायुमंडल नहीं रहता। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री
चंद्रमा के धरातल पर एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। ध्वनि तरंगों को निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया गया है। अवस्रव तरंगे 20 Hz से नीचे की आवृत्ति वाला ध्वनि तरंगों को अवस्रय तरंगे कहते हैं। इन्हें मनुष्य नहीं सुन सकते। इन तरंगों को तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और उन्हें बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप ज्वालामुखी, भूस्खलन, उल्का पिंडों इत्यादि अवस्रय तरंग पैदा होती हैं। धन्यवाद। मैं कंचन कुमार, सामान्य विज्ञान की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है यांत्रिक तरंगे। वे तरंगे जिन्हें संरचना के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंगे कहते हैं। अतः किसी भौतिक माध्यम से उत्पन्न विक्षोभ जो माध्यम के कणों के भौतिक स्थानांतरण या समूचे द्रव्य के प्रभाव के बिना ही ऊर्जा का स्थानांतरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक करते हैं, यांत्रिक तरंगे कहलाते हैं। उदाहरण ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगे, जल तरंगे इत्यादि। यांत्रिक तरंगे के संरचना का माध्यम ठोस, द्रव्य या गैस कुछ भी हो सकते हैं। यांत्रिक तरंगे का संरक्षण माध्यम दो गुण पर निर्भर करते हैं: माध्यम की प्रत्यास्थता, दूसरा माध्यम का जड़त्व। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं काजल कुमारी समस्तीपुर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं कुछ भूकंपीय केंद्रीकरण के बारे में बोलने जा रही हूँ। भूकंप के कारण पृथ्वी के तहों में संचारित होने वाली तरंग को भूकंपीय तरंग कहते हैं और ये 3 प्रकार की होती हैं: पी तरंग, एस तरंग तथा एल तरंग। पी तरंग अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, अतः ठोस एवं द्रव दोनों में संचरण करती है। एस तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, यह केवल ठोस में ही संचरण करती है, द्रव में जाने पर पृथ्वी की कोर में विलुप्त हो जाती है। धन्यवाद। सामान्य विज्ञान की श्रृंखला में मैं दिव्यांका साहनी, पश्चिम चंपारण, नरकटियागंज से। आज का टॉपिक है यांत्रिक तरंग। किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ जो माध्यम के कणों के भौतिक स्थानांतरण या समूचे द्रव्य के प्रवाह के बिना ही ऊर्जा का स्थानांतरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक करते हैं उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। एग्जाम्पल ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगे। यांत्रिक तरंग के 2 प्रकार होते हैं: अनुप्रस्थ तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जब कण के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, जैसे जल तरंगे, भूकंपीय तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंग जब कण तरंग संचरण दिशा में कंपन करते हैं, जैसे ध्वनि तरंग। धन्यवाद। सामान्य विज्ञान श्रृंखला में शाम 9 बजे 8/5/2024। मैं भोला कुमार, गनीपुर बेझा सकरा, मुजफ्फरपुर बिहार के धरती से। मेरा आज का टॉपिक ध्वनि तरंग का प्रकार। ध्वनि तरंग 3 प्रकार के होते हैं। अवस्रव्य तरंग, ये तरंग 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग के अवस्रव्य तरंग कहते हैं। इस तरंग को मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। श्रव्य तरंग, ये तरंग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंग को श्रव्य तरंग कहते हैं। इस तरंग को मनुष्य सुन सकते हैं। प्राश्रव्य तरंग, ये तरंग 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। इस तरंगों को मनुष्य अपने कानों द्वारा सुन नहीं सकते हैं, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि इन्हें सुन सकते हैं। चंद्रमा के धरातल पर वायुमंडल नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। धन्यवाद। बिहार समान विज्ञान श्रृंखला में मैं आरती कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है ध्वनि का व्यतिकरण।
ध्वनि का व्यतिकरण: जब दो ध्वनि तरंगें किसी माध्यम में संचारित होते हुए किसी बिंदु पर मिलती है तो ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस परिघटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहा जाता है। यदि दोनों तरंगें उस बिंदु पर एक ही काल में होती है तो ध्वनि की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। इसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। वहीं यदि मिलन बिंदु पर दोनों तरंगों की काल विपरीत हो तो ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे विनाशकारी व्यतिकरण कहते हैं। धन्यवाद। मैं आर्यन साहब, प्रतियोगिता विज्ञान में मेरा आज का टॉपिक था अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगे दृश्य स्पेक्ट्रम के दीर्घ तरंगदैर्घ्य सिरे से संलग्न होती है। अवरक्त तरंगों को कभी कभी ऊष्मा तरंगे भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश पदार्थों में विद्यमान जल के अणु इंफ्रारेड वेव्स को तुरंत अवशोषित कर लेते हैं और पदार्थ गर्म हो जाता है। अवरक्त विकिरण का पृथ्वी की गर्मी अर्थात माध्य ताप बनाए रखने में भी हरित गृह प्रवाह ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा अहम भूमिका है। उपग्रहों में लगे अवरक्त संसूचकों का उपयोग सैनिक उद्देश्यों, नाइट विजन में एवं फसलों की वृद्धि का परीक्षण करने में किया जाता है। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टीवी इत्यादि के रिमोट में बहुलता से प्रयोग किया जाता है। नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर वैशाली बिहार से। समान विज्ञान की इस श्रृंखला में मेरा आज का टॉपिक है ध्वनि तरंग, जिसमें हम जानेंगे कि ध्वनि तरंग कितने प्रकार के होते हैं। अपसर्व तरंगे 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगे को अपसर्व तरंगे कहते हैं। इन्हें मनुष्य नहीं सुन सकते। इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और उन्हें बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप ज्वालामुखी, भूस्खलन, उल्कापिंडों इत्यादि से अश्रव्य तरंग पैदा होती है। दूसरा, श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को मनुष्य सुन सकता है। तीसरा, प्राश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हें मनुष्य के कानों द्वारा नहीं सुना जा सकता, परंतु जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि इन्हें सुन सकते हैं। प्राश्रव्य तरंगों को गाल्टन की सीटी, जिसे साइलेंट विसिल भी कहते हैं, द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। इस सीटी का प्रयोग कुत्तों के प्रशिक्षण में किया जाता है। प्राश्रव्य तरंगों की अत्यधिक आवृत्ति के कारण इनमें अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही छोटे तरंगदैर्घ्य के कारण इन्हें एक पतली किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। पाठ्यश्रव्य तरंगों को विभिन्न उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। इसे विभिन्न अनुप्रयोग हैं। समुद्र की गहराई पता करने के लिए पानी के अंदर नौवहन में पनडुब्बियों द्वारा सोनार उपकरण में प्रयोग, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों में धूल हटाने में प्रयोग, कल कारखानों की चिमनियों के कालिख हटाने में, विभिन्न नैदानिक तकनीकों में जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन, इकोगार्डियोग्राफी, सोनोग्राफी एवं अल्ट्रासोनोग्राफी आदि में, कीड़ों को नष्ट करने में, छिपी वस्तुओं को खोज करने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में, द्रव्य को गर्म करने में। धन्यवाद।